नाज़रीन, सोमालिया की जंग में एंट्री हुई है और सोमालिया ने अब जहाज पकड़ने शुरू कर दिए हैं, जिससे अमेरिका और यूरोप इसराइल के लिए सूरत हाल और ज्यादा खतरनाक हो गई है। अब नया महाज इनके खिलाफ खुल गया है और सोमालिया और सूडान की इस एंट्री के हवाले से आपको बताएंगे कि ये कितनी खतरनाक हो गई है। अब तक की सबसे बड़ी खबर है और ये जहाज किस अरब मुल्क का है जो इस वक्त इसराइल का इत्तेहादी बना हुआ है, ये भी आपको बताएंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, हिजबुल्लाह से और लेबनान से हमारे पास बहुत बड़ी खबरें सामने आई हैं। वहां पर अब सूरत हाल कितनी नाजुक हो गई है और जो आखिरी अल्टीमेटम दिया गया है वो कितनी जल्दी खत्म होने वाला है और हिजबुल्लाह क्या करने वाली है, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके अलावा नाज़रीन, नेतन्याहू की कबीना में लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर चुकी है और गैलांट जो वज़ीर दिफा है और नेतन्याहू ये आमने सामने आ गए हैं, पीक पर इस वक्त मामलात पहुंच गए हैं। आज वहां पर बड़ी डेवलपमेंट क्या हुई है, यूं समझ लें कि आज कबीना के इजलास के दरमियान उनकी हाथापाई हो गई है, इस हद तक मामलात चले गए हैं। तो ये आज क्या वाकया हुआ है और अंदर से इसराइल किस तरह खोखला हो चुका है, ये सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले आपको रेड सी में लेकर चलते हैं और रेड सी में एक नए मुल्क की एंट्री हुई है, एक नए मुस्लिम मुल्क की एंट्री हुई है और वो है सोमालिया। सोमालिया की जानिब से बड़ा इकदाम सामने आया है। पहले तो इनसे यमन नहीं संभाला जा रहा, यमन ने अभी तक मुकम्मल नेवल ब्लॉकेड करके रखा हुआ है, जहाज़ों को निशाना बना रहा है, एक भी जहाज नहीं वहां से गुजर पा रहा। 22 मुल्कों का इत्तेहाद बन चुका है अमेरिका के बकौल और वो बहुत जल्द यमन पर हमला करने वाला है। लेकिन यमन पर हमला हो ना हो, अब नए मुल्कों की एंट्री हो गई है जिसमें सोमालिया नाज़रीन सरे फहरिस्त है। खबर नाज़रीन ये सामने आई है कि सोमालिया ने एक जहाज को पकड़ लिया है, तबाह नहीं किया, अगवा किया है, यानी सीज कर लिया, उसको अपने कब्जे में ले लिया है। तो ये और भी मुश्किल होता है कि जहाज को कब्जे में लेना, ये मुश्किल होता है। जहाज को तबाह करना आसान होता है लेकिन उसको कब्जे में लेना, उसको अगवा कर लेना, उसको पकड़ लेना, ये बहुत मुश्किल काम होता है। तो ये सोमालिया के नाज़रीन कज़ाकों की एंट्री हो गई है और वहां से जनाब 6 गनमैन आए हैं, 6 ये कज़ाक थे जो आए हैं, उन्होंने इस जहाज को अपने कब्जे में ले लिया और अपने साथ ले गए। अब ये जहाज किसका था? ये जहाज नाज़रीन है बहरीन का और पहला वाकया यहाँ पर बहरीन के साथ हुआ है। इससे पहले ना उनके किस जहाज को पकड़ा गया ना किसी को निशाना बनाया गया। तो ये बहरीन का जहाज है जो कि इस वक्त अलायंस का हिस्सा है, जो रेड सी में अलायंस बना है। उसमें अगर कोई वाहिद अरब मुल्क है जो इसराइल को बचाने के लिए सामने आया तो वो बहरीन है। अब देखिए ना कि ये जो धब्बा लगा ये भी इनसे कभी धोया नहीं जा सकेगा कि आज पूरी दुनिया फलस्तीन के साथ खड़ी हुई है। आप देखें ना, ये कोई मामूली चीज नहीं है नाज़रीन। यार आप कहते हैं ना कि जालिम के खिलाफ बोल नहीं सकते तो ताली तो ना बजाओ, तो ये तो ताली से आगे बढ़कर उनकी हिमायत कर रहे हैं। यानी आज पूरी दुनिया उधर फलस्तीन के लिए खड़ी हुई है और आप जाकर इसराइल को बचा रहे हैं। और वो इसराइल जिसने बच्चों के साथ वो कर दिया जिसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। अभी तक 10,000 बच्चों की लाशें मलबे तले दबी हुई है। यानी एक एक वीडियो देखकर रूह कांप जाती है, एक एक बच्चे के साथ जो हो रहा है उसकी रूह कांप जाती है देखकर, और तुम उस इसराइल के साथ जाकर खड़े हो रहे हो। तो ये दबा भी इनसे धुल नहीं सकेगा। लेकिन इनको ये आज एक सजा तो मिली है। तो इनके जहाज को नाज़रीन वहां पर अगवा कर लिया गया है और इसमें अहम बात यह देखें कि इससे पहले 2 जहाज़ों को अगवा किया गया है कज़ाकों की जानिब से और उनका कुछ पता अभी तक नहीं चला। यानी मेरे ख्याल से कोई 20 से 25 दिन गालबन हो चुके हैं। 2 जहाज इसी तरह बहरी जो कज़ाक है वो पकड़ कर लेकर गए हैं और देन वो कहाँ लेकर गए हैं किसी को कुछ पता नहीं है। और अब खबरें ये सामने आ रही हैं कि अरब मालिक को दरमियान में शामिल करके ये मामले को सुलझाने की कोशिश की जा रही है और जहाज़ को वापस लेने के पैसे वगैरह देकर वो जहाज़ वापस लेने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक नहीं ले सके। तो ये कितनी बड़ी शर्मिंदगी है, कितनी बड़ी हजीमत है अमेरिका और यूरोप के लिए कि उनकी मौजूदगी में जहाज़ों को पकड़ा गया और अभी तक अमेरिका और यूरोप वो जहाज वापस नहीं ले सके। और अगर आप सोमालिया और सूडान के हवाले से खास तौर पर देखें तो ये 2 वो मुल्क है नाज़रीन कि जहां पर बहुत भयानक जंग छिड़ी हुई है, जहां पर सिविल वॉर जारी है। और ये इस तरह की सिविल वॉर है कि ऐसा जुल्म वहां पर ढाया जा रहा है कि रूह कांप जाएगी। आप ये देखें कि इतनी ज्यादा खवातीन के साथ सूडान में इस वक्त रेप हुआ है। रिपोर्ट्स जिस सामने आई हैं कि जो प्रेगनेंसी को ख़त्म करने की जो मेडिसिन होती है, जो गोलियां होती है, वो वहां पर ख़त्म हो गई है। यानी इतना ज़्यादा खवातीन के साथ रेप किया गया जो बाद में प्रेग्नेंट हुई और मार्केट से वो गोलियां ख़त्म हो गई हैं। ठीक है, ये वहां पर हालात है। यानी इस तरह के इंसानियत सोज जो वाक़यात हैं वहां से रिपोर्ट हो रहे हैं। तो इतनी भयानक जंग वहां पर जारी है।
تو اب وہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ جیسے یمن ہے مثال کے طور پہ، یمن ایک سول وار جھیلی ہے اور اب وہاں پر ایک ہلکا سا ایک نازک سا معاہدہ چل رہا ہے، لیکن یمن میں آپ کو یہ پتا ہے کہ بھائی بات کس سے کرنی ہے، اتھارٹی کون سی ہے، لیکن صومالیہ اور سوڈان میں کوئی اتھارٹی نہیں ہے، آپ کو نہیں پتا کہ وہاں پر بات کس سے کرنی ہے، کون معاملات کو سلجھائے گا، کون فریق وہاں پر کون ہے، بات کس سے کرنی ہے، معاملات طے کس طرح سنے، وہاں پر کوئی ریاست نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی اتھارٹی نہیں ہے، اتنے زیادہ مطلب دنیا بھر کا جو کرائم ہے وہ اس وقت صومالیہ سوڈان میں ہو رہا ہے، اس طرح کی سمگلنگ، ٹریفکنگ، مطلب ڈرگز، کوئی ایسا جرم نہیں ہے، دھندا نہیں ہے جو وہاں پر نہ ہو رہا ہو، ٹھیک ہے، تو یہ دونوں مرکز اس وقت بنے ہوئے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں کہ جیسے جنگ چھڑنے جا رہی ہے آگے، یہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ 22 ملک آ رہے ہیں حملہ کرنے کے لیے، تو جب ادھر سے جنگ چھڑے گی یمن کے ساتھ تو اب اس یہ جو واقعہ آج ہوا ہے اس سے یہ ثابت ہو گیا اور اس پر سند لگ گئی کہ 2 محاذ ان کے خلاف اور بھی کھلیں گے، یعنی یمن کے خلاف جب یہ لڑ رہے ہوں گے تو ادھر سے صومالیہ اور سوڈان بھی یہاں پر آئیں گے اور ان کے 2 محاذ بھی ان کے خلاف کھلیں گے، اور یہ صورتحال اتنی پھر ڈینجرس ہو جائے گی کہ اس کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوگا، پھر یہاں سے معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ چلے جائیں گے، یہ اتنی بھیانک جنگ بن جائے گی۔ اور ذہن میں رکھیں جو گلوبل ٹریڈ ہے نا بھول جائیں پھر اس کو، یہ جو گلوبل سپلائی چین ہے نا یہ بھول جائیں، یہ پھر نہیں قائم رہ سکتی، یہ بہت پوری دنیا پر اس کے امپیکٹ آنے والے، یہ اتنی بھیانک جنگ وہاں پر ہونے والی ہے۔ اور اس میں ایک اور امپورٹنٹ چیز آپ یہ دیکھیں کہ اس سے پہلے 39 کنٹریز کی جو نیوی ہے وہ پرشین گلف اور عربین گلف اور ریڈ سی میں اس کی سیکیورٹی سنبھالتی ہے، 39 کنٹریز کا اتحاد آلریڈی وہاں پر موجود ہے جس میں انڈیا اور پاکستان جیسے ممالک بھی شامل ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ 39 کنٹریز کس لیے بنایا گیا تھا، یہ اتحاد کس لیے بنایا گیا تھا؟ یہ دراصل انہی بحری قزاقوں کے لیے بنایا گیا تھا، آج سے بہت سال پہلے جب یہاں پر لٹیروں کا راج ہو گیا تھا تو پھر یہ نیوی کا اتحاد بنایا گیا اس پورے روٹ کو کلیئر رکھنے کے لیے، تاکہ یہ جو تجارت ہے سمندر کے ذریعے یہ سموتھلی ہوتی رہے اور کوئی نقصان نہ پہنچے کسی جہاز کو، تو وہ سموتھلی چلی اور وہ جو لٹیروں کا سارا راج تھا وہ ختم ہوا۔ لیکن اب جب سے صورتحال ڈیٹریٹ کر رہی ہے اور کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا تو دین پھر اب یہ جو قزاق ہیں یہ بھی اس میں اپنی اپرچونٹی دیکھ رہے ہیں، اب وہ بھی اس جنگ میں کود رہے ہیں، تو اب یہ ان کو نہیں سمیٹ سکیں گے، ایک طرف وہ یمن سے لڑ رہے ہوں گے پھر دوسری طرف سے یہ قزاق آ جائیں گے، تو پھر ان کے لیے معاملات کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے بہت پہلے ہم بھی آپ کو یہ رپورٹ کر چکے ہیں کہ یہ صومالیہ اور سوڈان کا معاملہ بہت خطرناک ہے، یہ جب جنگ بگڑے گی معاملات بگڑیں گے تو یہاں سے جو جلتی پر تیل کا کام ہوگا وہ پھر کسی سے سنبھالا نہیں جائے گا، اس لیے امریکہ یہاں پر آگ سے کھیل رہا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ پورے مڈل ایسٹ کی تباہی اس کے بعد آئے گی۔ یہ جو امریکہ کام کرنے جا رہا ہے جو یہاں پر جنگ کو ہوا دے رہا ہے، دیکھیں نا کہ وہ مطلب آپ ادھر اسرائیل کو نہیں روک رہے، آپ الٹا 22 ملکوں کا اتحاد بنا کر یمن پر چڑھ دوڑ رہے ہیں، یعنی آج بھی آپ نے یہی حل نکالا ہے کہ جنگ کو روکنے کے لیے جنگ کرو، مطلب آج بھی آپ ڈپلومیسی میں تو فیل ہوئے ہیں نا، یہ تو امریکہ کو ماننا پڑے گا اور پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ امریکہ سلجھا نہیں سکا معاملات کو بلکہ وہ معاملات کو بگاڑ رہا ہے، آج بھی اس کو یہ حل نظر آیا کہ ٹھیک ہے جی یمن پر چڑھ دوڑو، وہ اس ڈپلومیسی کے ذریعے مذاکرات کے ذریعے معاملات کو حل نہیں کر سکا، وہاں پر بچوں کی شہادت رکوا نہیں سکا، تو یہ ان کا جو فیلئر ہے ان کو اس کے جو کانسیکوینسز آئیں گے وہ انہی کو فیس کرنے پڑیں گے اور یورپ کو فیس کرنے پڑیں گے۔ اچھا یہ تو صومالیہ اور سوڈان کا معاملہ، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ کتنا خطرناک آگے یہ ثابت ہونے والا ہے۔ اچھا پھر ناظرین برطانوی نیوی نے یہ بھی رپورٹ کیا ہے کہ 3 میزائل آج وہاں سے لانچ کیے گئے ہیں باب المندب کی طرف، اور باب المندب میں کس جہاز کو نشانہ بنایا گیا، کیا تباہی ہوئی ہے ابھی تک نہیں پتہ چلا۔ یہ تھوڑی دیر پہلے 3 میزائل وہ کہہ رہے ہیں کہ لانچ ہوئے ہیں باب المندب کی طرف، وہاں پر ان کا ٹارگٹ کیا تھا یمن کا، کس کو انہوں نے نشانہ بنایا، یہ ابھی رپورٹس آنا باقی ہیں۔ سو ایک طرف یہ حملہ ہوا ہے، بحرین کے جہاز کو پکڑا گیا ہے قزاقوں کی جانب سے، صومالیہ کی جانب سے، اور دوسری طرف یمن نے کچھ مزید میزائلوں کے ساتھ حملہ کیا ہے۔ امید ہے اگلی ویڈیو تک جو رپورٹس ہیں وہ ہمارے تک آ جائیں گی۔ تو یہ ناظرین ریڈ سی کا معاملہ ہے۔ اب آپ کو لیبنان میں لیے چلتے ہیں اور وہاں پر صورتحال کیا ہے، تو وہاں پر ناظرین صورتحال بہت زیادہ نازک ہو چکی ہے، اور بڑی حیران کن بات یہ ہے کہ ابھی تک صالح العروری کی جو شہادت ہے اس کو اسرائیل نے تسلیم نہیں کیا۔ مطلب یہ کیسی عجیب سی بات ہے کہ صالح العروری کی شہادت کو اسرائیل تسلیم نہیں کر رہا اور نہ امریکہ تسلیم کر رہا ہے، اور نتن یاہو نے یہ پابندی لگا دی اپنے منسٹرز پر کہ یہاں پر جو ہے کمنٹ نہیں کرنا، اس معاملے پر کمنٹ نہیں کرنا۔ تو اسرائیل کو بھی پتا ہے کہ اس کا اب کانسیکوینسز ان کو کیا بھگتنے پڑیں گے، جو بیروت میں جا کر انہوں نے حملہ کیا ہے ان کو پتا ہے کہ اس کے کانسیکوینسز ان کو کیا بھگتنے پڑیں گے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہائی الرٹ پر ہیں، ہماری فوجیں لیبنان بارڈر پر، شام کے بارڈر پر مکمل ہائی الرٹ پر کھڑی ہیں، کیونکہ کسی بھی وقت حزب اللہ اندر گھس سکتی ہے، یہ وہاں پر کے معاملات ہیں۔ اچھا اب یہ تو انہوں نے صالح العروری کی شہادت کو تسلیم نہیں کیا، لیکن ساری دنیا کو پتا ہے کہ یہ کس نے کیا ہے۔ لیکن اس میں انٹرسٹنگ بات ایک اور یہ اہم بات سامنے آئی ہے کہ داعش نے
कबूल कर ली है जिम्मेदारी। जो ईरान पर हमले हुए हैं उसकी जिम्मेदारी दाइश ने कबूल कर ली है। लेकिन यहां पर एक झोल है, और वो झोल इस तरह से है कि आज इन्होंने जिम्मेदारी कबूल किया, और कल यानी गुज़श्ता रोज एक अमेरिकी ऑफिशियल की जानिब से कहा गया था कि यह हमला अमेरिकी और इसराइली ऑफिशियल्स की जानिब से कि यह हमला दाइश ने किया। तो अब यहां पर सवालात ये उठ रहे हैं कि दाइश आज कबूल कर रही है जिम्मेदारी, और आप कल कह रहे यानी गुज़श्ता रोज कह रहे थे, यस्टरडे आप कह रहे थे कि ये दाइश ने किया। तो दाइश की जिम्मेदारी कबूल करने से पहले आपको किस तरह से पता चल गया कि ये दाइश ने किया? और फिर जो इसराइल ने सबको पैगाम भिजवाया कि हमने नहीं किया, तो आप पर तो इल्जाम लगा ही नहीं, अभी तक आप पर इल्जाम नहीं लगा, तो आपको फिर सफाइयां देने की जरूरत क्यों पड़ी, और आपको यह क्यों कहना पड़ा कि यह दाइश ने किया है? तो यहां पर दाल में कुछ काला नहीं बल्कि सारी दाल ही काली है। और अब सबको, और फिर आप देखें कि दाइश जैसी जो तंजीमें हैं वो तो हमले के 10 मिनट के बाद जिम्मेदारी कबूल कर लेती हैं, क्योंकि उनका मकसद ही वहशत फैलाना होता है। अब देखिए आपने कितना साल हो गया हमने दाइश का कोई हमला, यानी जिसको इतना ही ज्यादा जो बड़ा हमला हुआ और पूरी दुनिया में जिसकी जो सबसे आप कह लें कि टॉप न्यूज बनी हो, कोई ऐसा दाइश का हमला पिछले सालों में उठाकर देख लें, तो ये तो दाइश के लिए सबसे अच्छा मौका था अपनी हैबत को, अपनी दहशत को दोबारा से मनवाने के लिए। तो इस तरह की जो तंजीमें होती है तो वो तो फौरी जिम्मेदारी कबूल कर लेती हैं कि भाई ये हमने किया, उनका मकसद ही दहशत फैलाना होता है। तो इसको 2 दिन क्यों लगे हैं जिम्मेदारी कबूल करने में, और उससे पहले इसराइल और अमेरिका क्यों कह रहे हैं कि ये तो दाइश ने किया है? तो इसलिए अब जो समझदार लोग हैं उनको सबको पता है, और ईरान को भी पता है, और एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को भी पता है, उधर रशिया और चाइना को भी पता है कि यह हमला किसने किया है। इसलिए जो चाइना का पैगाम आया, उन्होंने कहा वी सपोर्ट ईरान इन कीपिंग सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी, यानी उन्होंने कहा कि ईरान जो है वो स्टेबिलिटी, यहां पर इस्तेहकाम लेकर आ रहे हैं और हम इसको सपोर्ट करते हैं। जबकि इसराइल और अमेरिका का मौक़िफ़ क्या है कि ईरान जो है वो यहां पर डिस्टेबलाइजेशन लेकर आ रहा है। ठीक है, तो चाइना भी और रशिया भी समझता है कि ये किसने किया है। लेकिन नाज़रीन, जो जंग की सूरत हाल है वो बॉइलिंग पॉइंट पर, इस वक्त लेबनान में बॉइलिंग पॉइंट पर सूरत हाल है। जैसे पिछली वीडियो में हमने आपको बताया कि जो फॉरेन नेशनल्स हैं वो इमीडिएटली वहां से इवैक्यूएट कर रहे हैं, बहुत सारे कर गए, बहुत थोड़े वहां पर रह गए, क्योंकि 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था, पीछे चंद एक घंटे बाकी रह गए, तो वहां पर बहुत तेजी से इवैक्यूएशन की जा रही है। वहां पर अराइवल ऑलमोस्ट 0 हो चुकी है और डिपार्चर में रश लगा हुआ है, यानी वहां से लोग छोड़ कर जा रहे हैं। जो यूरोपियन हैं, जो अमेरिकन हैं, कैनेडियंस हैं, वो सारे वहां से लीव कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटम दिया गया है कि फिल फॉर लेबनान को लीव किया जाए, क्योंकि जंग इस वक्त मैक्सिमम लेवल पर पहुंच चुकी है कि बिल्कुल बॉइलिंग पॉइंट पर सिचुएशन है। किसी भी वक्त वो जो बड़ा धमाका जब होता है ना, बॉइलिंग पॉइंट पर होता है, उसके बाद धमाका होता है, तो वो वाली सूरत हाल है कि किसी भी वक्त हिजबुल्लाह अंदर घुस सकती है। इससे पहले भी 11 अक्टूबर को हिजबुल्लाह अंदर घुसने वाली थी इसराइल के, और फिर जो है बड़ी मुश्किल से मामलात को कंट्रोल किया गया। ये 11 अक्टूबर यानी 7 को जंग छिड़ी थी, मैं 11 की बात कर रहा हूं। तो इस तरह हमें कौन सा पता चलता है? हमें तो बाद में खबरें मिलती हैं कि भाई फलां रात को भी वो अंदर घुसने वाले थे। तो इसलिए अब सूरत हाल तो वो है कि किसी भी वक्त हिजबुल्लाह अंदर आने वाली। मिसाल के तौर पे अभी उन्होंने वीडियो मैसेज जारी किया है साले अल अरूरी की शहादत के हवाले से। उन्होंने कहा है ये मतलब वार्निंग जो कहते हैं ना, लास्ट वार्निंग जिस तरह से जारी की जाती है, वो क्या कह रहे हैं? बिटवीन यू एंड अस इज द फील्ड द डेज एंड नाइट्स, कि तुम्हारे और हमारे दरमियान ये मैदान जंग है, और डेज एंड नाइट्स यानी ये अब दिनों का मामला है। ये 2, 4, 5 दिन की बात है कि हम जो है वो आ रहे हैं, और मैदान जंग में, मैदान अमल में हम आ रहे हैं, और ये बस 2-4 दिनों की बात है। ये अभी थोड़ी देर पहले हिजबुल्लाह की जानिब से वीडियो मैसेज जारी किया गया है जिसमें ये सारी कैप्शन लिखी हुई थी। इसका मतलब भी साफ साफ है कि हिजबुल्लाह किस तरह से तैयार बैठी है। और सिर्फ अब यहाँ पर रुकावट क्या है? आपके ज़हनों में भी सवाल होगा कि हम भी कहते हैं कि भाई तैयार हैं, वो मामला हो गया, वो मामला हो गया, अब तो हमला होने वाला है, तो उसमें रुकावट क्या आ रही है? देखिए, इस वक्त ईरान जो है वो सूरत हाल को एसेस कर रहा है। रोजाना ऐसी बड़ी डेवलपमेंट हो जाती है कि आपको जो पूरी आपका डिसीजन होता है, आपका पूरा जो रोड मैप होता है, उसको दोबारा से एसेस करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे परसों तक तो कोई अमेरिका की जानिब से मामला नहीं था, कल उन्होंने अनाउंस किया कि 12 मुल्कों का इत्तेहाद है, आज उन्होंने कहा कि ये 22 मुल्कों का हो चुका है, हम किसी भी वक्त यमन पर हमला करने वाले हैं। सो अगर यमन पर हमला हो जाता है तो देन फिर ईरान उस हिसाब से चीजों को लेकर चलेगा ना, यानी इधर से हिजबुल्लाह वो जंग में कूद जाए और अगले दिन अमेरिका जो है वो यमन पर हमला कर दे, तो ये पूरी सूरत हाल को असेस करते हुए ईरान ने आगे बढ़, और जो ईरान के तहादी हैं वो सारे 1 पेज पर है, इराक, शाम, लेबनान, यमन। तो कोई भी एक जंग में जाता है तो उसके असरात तमाम इन मुल्कों पर आएंगे, ठीक है ना, जो बाकी तमाम उनके तहादी हैं, वहां पर सूरत हाल अचानक से बदल जाएगी। यानी अगर हिजबुल्लाह हमला करती है तो आप देखेंगे कि शाम और इराक में अचानक से सूरत हाल बदल जाएगी, ठीक है। अमेरिकन फोर्सेस क्या पता मैदान में आ जाए,
تو آپ دیکھیں گے کہ یہ کتنی بڑی تبدیلی اچانک سے وہاں پر آ گئی ہے. تو ان سارے آؤٹ کم کو اسیس کرنا ہے کہ جب یہ ادھر سے یمن کرے یا حزب اللہ کرے تو ریاکشن کیا آئے گا, باقی ساری اکائیوں پر کیا فرق پڑے گا. تو